नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। सत्य हिंदी के खास कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे जम्मू कश्मीर में खुफिया तंत्र की विफलता पर। पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को यानी इसी महीने एक दिल दहलाने वाला आतंकी हमला हुआ और उसकी वजह क्या रही है, इस पर चर्चा पूरे देश में हो रही है। इस हमले ने न सिर्फ 26 बेगुनाह लोगों की जान ली, बल्कि देश की सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं। मोदी सरकार ने हालांकि सर्वदलीय बैठक में चूक स्वीकार की है, लेकिन बार बार होने वाले आतंकी हमलों ने उसके उन तमाम दावों की पोल खोल दी है जिसमें कहा जा रहा था कि आतंकवाद पर नियंत्रण पा लिया गया है। तो क्या मोदी सरकार की नीतियां आतंकी हमलों को रोकने में नाकाम साबित हुई हैं? बात करेंगे इन सभी सवालों पर अपने इस खास शो में। आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको इस मुद्दे के हर पहलू पर एक समझदारी हासिल होगी। तो शुरू करते हैं एक तस्वीर से। ये तस्वीर जम्मू कश्मीर की तस्वीर है। इसमें जो ये हरा भाग आप देख रहे हैं ये पीओके है, यानी जो कश्मीर के कब्जे में है। अक्साई चिन्ह भी अब चीन के हिस्से में चला गया है, चीन को पाकिस्तान ने दे दिया है। ये भी जम्मू कश्मीर का कभी हिस्सा हुआ करता था, लेकिन आप जानते हैं किस तरीके से 48 में जब कबायली हमला हुआ और उसके बाद जो स्थितियां बनी, और फिर जाके 1971 में एक जो एलओसी बनी, जो नियंत्रण रेखा है, उस पर दोनों सेनाएं यानी दोनों देश की सेनाएं आमने सामने हैं। और ये जो पूरा इलाका है ये दरअसल पाक अधिकृत कश्मीर है, जिस पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। और भारत की संसद का ये संकल्प है, सर्वदलीय संकल्प है कि एक दिन हम इसको आज़ाद कराएंगे। ये चूंकि भारत का नक्शा है। उस समय 1947 में जब राजा हरि सिंह, जो पूरे जम्मू कश्मीर रियासत के राजा थे, वो आज़ाद होना चाहते थे, आज़ाद देश बनाना चाहते थे, और उन्होंने 15 अगस्त के पहले जो हस्ताक्षर नहीं किए विलय पर, उसकी वजह से जो समस्या पैदा हुई वो आज यहाँ तक चली आ रही है। तो बहरहाल यही वो इलाका है। और यहाँ पर अनंतनाग ज़िले में ये पहलगाम है जो इस नक्शे में आप देख रहे हैं। यहाँ पर वो घाटी रही जिसे हम बैसरन घाटी कहते हैं, वहाँ पर ये हमला हुआ। आखिर कैसे ये हमला हुआ? ख़ास तौर पर जब वहाँ एक अंदेशा था कि कभी भी कुछ हो सकता है, अंदेशा है चारों तरफ से, लेकिन यहाँ पर जिस रिजॉर्ट में लोग गए थे उस इलाके में एक भी पुलिस वाला नहीं था। सरकार ने कहा है कि ये घाटी चूंकि जून में खुलती है, ये जगह चूंकि जून में खुलती है, इसलिए वैसी सुरक्षा नहीं थी। टूर ऑपरेटर्स ने पहले ही खोल दिया, जबकि सच्चाई ये है कि ये इलाका साल भर खुला रहता है। और पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी ने भी इस बात को स्पष्ट किया है कि यहाँ पर पर्यटकों के जाने के पहले कोई पुलिस से या प्रशासन से किसी तरह की अनुमति नहीं ली जाती है। साल भर लोग यहाँ जाते हैं। जब बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ जाती है, जब वहाँ जाना मुश्किल हो जाता है, तब शायद कुछ दिनों के लिए यहाँ पर सैलानी ना जाएं। हालांकि बर्फ़ में भी बहुत से सैलानी जाना पसंद करते हैं। तो सवाल ये है कि पुलिस को अगर वहाँ पर जानकारी नहीं थी, सेना के लोगों को जानकारी नहीं थी, तो फिर ऐसा हमला हो सकता था। लेकिन सबसे जो गंभीर बात है कि इसकी जानकारी थी, और ये जानकारी 18 दिन पहले आ गई थी। जी हाँ, 4 अप्रैल 2025 को इंटेलिजेंस ब्यूरो ने, आईबी ने अलर्ट जारी किया था कि पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन ने पहलगाम के होटलों में हमले की रेकी करने का निर्देश दिया है। ये खबर तमाम मीडिया में छपी है, तमाम अखबारों में छपी है। यानी जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है वो क्या है उसके बारे में भी हम बताएंगे। इसने हमले के 18 दिन पहले ये सूचना दे दी थी। अब सवाल है कि इस सूचना पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ये अलर्ट बहुत महत्वपूर्ण था। इस हमले के बाद जो लश्कर तैयबा का विंग है, द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF, उसने इसकी जिम्मेदारी ली थी। लेकिन बाद में जिस तरह का माहौल बना वो फिर मुकर गया, और उसने कहा कि जो उसके नाम से एक पत्र जारी हुआ था, दरअसल वो कंप्यूटर हैकिंग का नतीजा है, यानी उसने ऐसा नहीं किया। तनाव बढ़ता जा रहा है, बढ़ गया है। भारत सरकार ने सिंधु जल समझौता ख़त्म कर दिया है, और
जवाब में पाकिस्तान ने शिमला समझौते से निकलने की बात कही है, स्थगित कर दिया है। तो ये सब प्रक्रियाएं चल रही हैं और ये कितनी आगे बढ़ेंगी इसको लेकर पूरी दुनिया की निगाह लगी हुई है। लेकिन सवाल यह है कि हमारी जो खुफिया एजेंसियां हैं वो किस हद तक जम्मू कश्मीर में सक्रिय रहती हैं, उसका एक प्रमाण तो यह है कि आईबी ने 18 दिन पहले दे दिया था। जाहिर है जम्मू कश्मीर में जो भारत की खुफिया एजेंसियां हैं उनका एक बहुत ही मजबूत नेटवर्क है। और कितनी एजेंसियां हैं ये भी हम आपको बता देते हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो जो आंतरिक खुफिया जानकारी जुटाती है और आतंकी गतिविधियों पर नज़र रखती है, और यही इंटेलिजेंस ब्यूरो है जिसने इस बात की सूचना या अलर्ट पहले जारी कर दिया था। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जो यूं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे चीज़ों की नज़र रखता है, खासकर बाहरी देशों में। लेकिन पाकिस्तान का जो पूरा मसला है उसका सीधा संबंध कश्मीर के आतंकवाद से है, इसलिए रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का भी एक बड़ा रोल है वहाँ के खुफिया मसलों को देखने का, पाकिस्तान से जुड़े आतंकी नेटवर्क पर नज़र रखने का। इसके अलावा मिलिट्री इंटेलिजेंस भी है जो सैन्य खुफिया जानकारियाँ जो हैं उनको पूरी तरीके से उनके एनालिसिस करता है और उन पर पूरी तरीके से नज़र रखता है। और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA जो आतंकी हमलों की जांच करती है, पूरे देश में आतंकी हमले जहाँ जहाँ होते हैं उसकी जांच करती है। तो इसका अपना भी एक खुफिया तंत्र है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस की CID यानी जो स्टेट का अपना जो एक डिपार्टमेंट होता है, जो खुफिया डिपार्टमेंट होता है, उसका एक पूरा नेटवर्क है। साथ में स्थानीय पुलिस की इंटेलिजेंस यूनिट होती है जिसे हम LIU कहते हैं, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट, वो भी बड़े पैमाने पर सक्रिय रहती है। और इन सब की जो सूचनाएं आती हैं, जो अलर्ट्स आते हैं, उस पर काम करने की जिम्मेदारी होती है मैक को। मैक यानी मल्टी इंटेलिजेंस सेंटर। ये क्या करता है, ये सभी खुफिया जानकारियाँ जो आती हैं, तमाम स्रोतों से आती हैं, उनको एनालाइज करता है, उनका विश्लेषण करता है। एक तरह से सभी खुफिया एजेंसियों के बीच तालमेल बनता है इससे। और ये रियल टाइम थ्रेट यानी जो जिस समय कोई सूचना आई उसी समय अगर कोई रिस्पॉन्स देना है, अगर कोई कार्रवाई करनी है, तो उसके लिए ये पूरा देखता है कि ये जो सूचना आई है वो कितनी गंभीर है। सुबह शाम इसकी रिपोर्ट रक्षा मंत्रालय तक, रक्षा मंत्री तक जाती है और ये देखा जाता है कि जो सूचना आई है उस पर किस तरह से हमें कार्रवाई करनी है, किस तरह से सतर्कता बरतनी है। तो मैक का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। इसके अलावा अर्धसैनिक बल जैसे BSF और CRPF का भी अपना खुफिया तंत्र है। वैसे एक और एजेंसी है जो जानकारियों का सबसे अहम स्रोत है और इसका रिश्ता इंसानों से नहीं जानवरों से है। जी हाँ, आप देखकर शायद समझ जाएं कि किसके बारे में बात हो रही है। ये गुज्जर बकरवाल और चरवाहे हैं और ये उनकी रेवड़ यानी उनके जो भेड़ बकरियां ये सब हैं। ये बेहद महत्वपूर्ण लोग हैं जम्मू कश्मीर के खुफिया तंत्र के लिए। गुज्जर बकरवाल दरअसल एक घुमंतू समुदाय है जो मुख्य रूप से भेड़ बकरी पालने का काम करता है। पीर पंजाल से जंस्कर तक के हिमालयी क्षेत्र में ये लोग फैले हुए हैं। जम्मू कश्मीर में लद्दाख में भी ये पाए जाते हैं। और बकरवाल शब्द जो है वो उनके पेशे से जुड़ा है। बकरा इसका मतलब आप समझें ये भेड़ बकरी के लिए है और वाल मतलब जो उनको संभालता है। मुख्य रूप से ये लोग मुसलमान हैं लेकिन उनके बीच कुछ हिंदू और सिख भी हैं। घुमंतू जीवन शैली के कारण ये दूर दराज के क्षेत्रों में घूमते हैं और वहाँ होने वाली गतिविधियों पर नज़र रखते हैं। सुरक्षा बलों ने उन्हें खुफिया जानकारी जुटाने के लिए एक तरह से हमेशा ही उनका सहयोग लिया है। खासकर करगिल युद्ध में इन लोगों ने पाकिस्तानी सैनिकों की मौजूदगी की सूचना सबसे पहले दी थी और उन्होंने देख लिया था कि पहाड़ पे छिपे हुए पाकिस्तानी सैनिक हैं और धीरे धीरे वो करगिल की आसपास और उस चोटी पे पूरी अपनी पोजीशन ले रहे हैं और इसकी सूचना सबसे पहले इन लोगों ने दी थी। ये अलग बात है कि उनकी सूचना पर तत्काल कार्रवाई नहीं हो सकी और करगिल के उस चोटी पर पाकिस्तानी फौज बैठ गई और हमारे देश के सैकड़ों जवान शहीद हुए उसे वापस पाने के लिए।
यानी इन लोगों ने अपना काम किया था और वो क्यों नहीं हुई कार्रवाई, क्या कारण थे उस समय, देश के क्या हालात थे, वो एक अलग मसला है, उस पर कभी फिर बात करेंगे। पहलगाम में लेकिन एक भी सैनिक या सिपाही की गैर मौजूदगी का सवाल हर तरफ उठ रहा है। क्या सैनिकों की कमी है? क्या जम्मू कश्मीर में सैनिकों की, अर्धसैनिक बलों की कोई कमी है कि वहाँ पर कोई तैनात नहीं था? आपने देखा होगा कि किस तरीके से जो सैलानी थे, जो अपने किसी को खोकर गुजरात गए हैं, उत्तर प्रदेश गए हैं या कहीं भी गए हैं, वो ये सवाल ज़रूर पूछ रहे हैं कि भाई वहाँ पर कोई एक पुलिस वाला डंडा लिए भी नहीं था, ऐसा कैसे हो सकता है? तो एक नज़र इस पर भी मारते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो सैन्य बल है वो कितना है और कौन कौन से हैं। तो भारतीय सेना स्वाभाविक है, 3 लाख जवान वहाँ तैनात हैं, जिसमें राष्ट्रीय राइफल्स की 60-70 बटालियन शामिल है। राष्ट्रीय राइफल्स बहुत ही महत्वपूर्ण जम्मू कश्मीर के लिए, और उसमें जो सेना के लोग ही वही बटालियन का निर्माण करते हैं। इसके अलावा वहाँ पर CRPF, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, करीब 70,000 जवान वहाँ पर आतंकवाद विरोधी गतिविधियों के लिए और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए वो तैनात हैं। इसके अलावा सीमा सुरक्षा बल BSF लगभग 50,000 जवान, मुख्य रूप से जो LOC है उस पर ये लोग लाइन ऑफ कंट्रोल पर तैनात हैं और उसकी रक्षा के लिए रात दिन जुटे रहते हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर की अपनी राज्य की भी पुलिस है, जिनमें 83,000 कर्मी हैं, यानी पुलिस वाले हैं। इनमें CID और स्थानीय खुफिया इकाइयाँ भी शामिल हैं। और इसके अलावा ये ITBP, इंडो तिब्बत जो पुलिस है वो भी है, और बॉर्डर पुलिस और SSB, सीमा सशस्त्र बल, इनकी भी टुकड़ियां खासकर जो हाई एल्टीट्यूड है उन क्षेत्रों में तैनात हैं। कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर में 5 लाख से अधिक सुरक्षाकर्मी तैनात हैं, जो इसे दुनिया का सबसे सैन्यीकृत क्षेत्र बनाते हैं। फिर भी पहलगाम जैसे पर्यटक स्थल पर एक भी जवान नहीं था। ये दर्शाता है कि तैनाती का फोकस LOC और संवेदनशील क्षेत्रों पर है, ना कि पर्यटक स्थलों पर, और शायद इसलिए कि आमतौर पर आतंकवादी सैलानियों पर निशाना नहीं बनाते थे। वैसे विपक्ष इस समय पूरी तरह सरकार के साथ खड़ा है, लेकिन खुफिया विशेषज्ञ ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, यानी सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक क्यों हुई। कश्मीर पर कई किताबें लिख चुके रॉ के, यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की खुफिया एक एजेंसी है, उसके पूर्व चीफ हैं अमरजीत सिंह दुलत। उन्होंने क्या कहा, आइए जान लेते हैं। आप हैं दुलत साहब, बहुत मशहूर चेहरा है। वैसे अगर आपकी अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमेसी में इंटरेस्ट है तो आपने इनको पहचान लिया होगा और इनकी किताब भी आप पढ़े होंगे। उन्होंने कहा कि ये घटना अजीब है, क्योंकि ऐसा कैसे संभव हुआ कि जहां हज़ारों सैलानी जा रहे हैं वहां VVIP भी हैं, वहां सुरक्षा व्यवस्था एकदम नहीं थी, जबकि ये राज्य पहले से आतंकियों के निशाने पर है। नोटबंदी करते वक्त प्रधानमंत्री मोदी ने दावा किया था कि आतंकवाद की कमर टूट जाएगी, लेकिन हाल ये है कि सैलानियों को वहाँ सुरक्षा नहीं मिली। लेकिन ऐसा भी नहीं कि सभी को नहीं मिली। एक तस्वीर देखिए, ये बीजेपी के सांसद हैं निशिकांत दुबे, गोड्डा से, झारखंड से चुने जाते हैं, और कुछ दिन पहले, इस घटना के बमुश्किल 10 दिन पहले, उनकी शादी की 25वीं सालगिरह थी। उन्होंने गुलमर्ग में मनाया अपना, बहुत ही शानदार उनका कार्यक्रम था, और तब बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पे अतिथियों को बुलाया गया था। स्वाभाविक है, किसी की शादी की 25वीं सालगिरह होगी तो वो अपनी हैसियत भर जश्न ज़रूर मनाएगा। तो अब बीजेपी के सांसद हैं, सरकार हैं, तो वो गुलमर्ग गए, अपने अतिथियों को ले गए और वहाँ पर शानदार जश्न हुआ, जिसकी आप तस्वीर देख सकते हैं। और वहाँ ज़बरदस्त सुरक्षा व्यवस्था थी, और इसमें कोई बुराई नहीं है, सुरक्षा व्यवस्था होनी ही चाहिए। पर सवाल ये है कि अगर निशिकांत दुबे के अपने फैमिली फंक्शन के लिए इतनी बड़ी सुरक्षा व्यवस्था हो सकती है, वहाँ बहुत VIP गए थे, कई पार्टियों के गए थे, उन सबको सुरक्षा दी गई, तो फिर उन सैलानियों ने क्या गुनाह किया था? जो कुछ तो ऐसे थे जिनकी शादी अभी कुछ दिन पहले हुई थी, वो वहाँ घूमने गए थे, उनको आखिर सुरक्षा क्यों नहीं मिली? दरअसल सरकार के दावे के उलट सच्चाई ये है कि जम्मू कश्मीर में
आतंकी गतिविधियां या कार्रवाइयां लगातार जारी हैं। सिर्फ 2024 का आंकड़ा है कि जम्मू कश्मीर में 60 आतंकी घटनाएं हुई, जिनमें 122 लोग मारे गए, और इस साल भी हमले जारी हैं। अभी आपने देखा क्या हुआ 22 अप्रैल को पहलगाम में। तो बीते 10 सालों में कुछ बड़े आतंकी हमलों पर एक नजर डालते हैं। 2016 पठानकोट एयरबेस पर हमला, 7 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए थे। और इसी साल उरी में हमला हुआ, जिसमें 19 सैनिक शहीद हुए। 2017 में अमरनाथ यात्रियों पर हमला, 7 श्रद्धालु शहीद हुए। ये पहली घटना थी जब अमरनाथ यात्रियों को निशाना बनाया गया या यात्रियों को निशाना बनाया गया। ये पहली घटना थी, इसके पहले या बाद ऐसी कोई घटना नहीं हुई। फिर 2019 में पुलवामा हमला, 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए। और फिर आया 22 अप्रैल 2025, जब पहलगाम में हमला हुआ, 26 पर्यटक मारे गए, जिसमें 2 विदेशी थे। पहली बार यह भी हुआ कि धर्म देखकर, धर्म पूछकर हमला किया गया, जान ली गई, और इस बात की कोशिश की गई कि यह बात पूरे देश में जाए कि धर्म पूछकर आतंकियों ने मारा है। इसका मतलब साफ है कि वो चाहते थे, आतंकी चाहते थे कि पूरे देश में इस तरह का माहौल बने कि किस तरह से धर्म पूछकर लोगों को मारा गया है, और उसका एक उसकी प्रतिक्रिया हो, उस पर ध्रुवीकरण हो, और उससे क्या नतीजा इस देश में निकलेगा, ये आतंकवादियों के जो भी निकलेगा, आप समझ सकते हैं वो हक में है, वो ऐसा चाहते हैं। अब इस तमाम जो हमले हुए, ये आप जानते हैं, पुलवामा की बात 2019 में लोकसभा चुनाव हो रहे थे, उसके पहले ये हमला हुआ, और प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदा नौजवानों से अपील की कि जो पहली बार वोट देने जा रहे हैं वो पुलवामा के शहीदों की याद में वोट देकर उन्हें श्रद्धांजलि दें। यानी इस हमले का एक राजनीतिक लाभ भी उठाया गया, लेकिन हकीकत यह है कि 6 साल बाद भी इसकी जांच पूरी नहीं हुई। ये नहीं पता चल पाया कि सीआरपीएफ के काफिले को उड़ाने वाला आईडीएक्स अगर पाकिस्तान से आया तो कई दिनों तक उसे लेकर कोई वाहन सड़कों पर बिना जांच के कैसे घूमता रहा। और एक सवाल तो ऐसा है जिसकी गूंज बहुत दूर तक गई, हालांकि सत्ता प्रतिष्ठान ने कान बंद कर लिए। ये सवाल किसने पूछा? ये सवाल पूछा तत्कालीन राज्यपाल सतपाल मलिक ने। ये किसी विपक्ष ने नहीं पूछा, ये सतपाल मलिक का सवाल था। उन्होंने सीधे सीधे पुलवामा हमले के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। मलिक ने दावा किया कि सीआरपीएफ ने हवाई मार्ग से जवानों को ले जाने के लिए विमान मांगा था, लेकिन गृह मंत्रालय ने मना कर दिया। मलिक ने कहा कि पीएम मोदी ने उन्हें इस मुद्दे पर चुप रहने को कहा, यानी इन्होंने जब बात की प्रधानमंत्री से तो उन्होंने कहा कि आप चुप रहें। अब इसका क्या मतलब हो सकता है आप समझ सकते हैं। बीजेपी ने हालांकि मलिक के दावों को खारिज किया, उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाए, लेकिन राज्यपाल तो बीजेपी ने ही उन्हें बनाया था, और एक जगह नहीं बाद में भी बनाया, उन्हें दूसरी जगह भेजा गया। तो अब सवाल यह है कि उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो लगातार ये सवाल उठाते रहे और आज भी वो ऐसे सवाल उठाते हैं, जिसका मतलब ये निकलता है कि पुलवामा के पीछे ऐसा बहुत कुछ है जो अभी सामने नहीं आया। बहरहाल जो भी सवाल हो, लोगों को ये विफलताएं बर्दाश्त नहीं हो रही। देश भर में आप तस्वीरें देखिए किस तरह से आतंकवाद के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है, और देश के हर हिस्से में, कश्मीर में जिस तरह से लोग सड़कों पर उतरे हैं और उतरकर आतंकवाद का विरोध कर रहे हैं, वो एक अभूतपूर्व घटना है। कश्मीरी नौजवान आतंकवाद के विरोध में सड़क पर हैं, बंगाल में सड़क पर हैं, जहां देखिए वहां सड़क पर हैं, और आम लोग, दूसरे लोग भी हैं। तो पूरे देश में एक स्वर में इसका विरोध हो रहा है, हर तरह से विरोध हो रहा है। पूरा विपक्ष भी एक सुर में बात कर रहा है और कह रहा है कि सरकार आप कार्रवाई करिए, हम आपके साथ हैं। इस मामले में किसी तरह का मतभेद नहीं देखा जा रहा है, जो एक बहुत शुभ संकेत है। अब सवाल लेकिन वही है कि अगर आतंकी ये चाहते थे कि इस घटना की प्रतिक्रिया में पूरे देश में मुसलमानों पर हमले हों, तो फिर वैसा क्यों किया जा रहा है?
वैसा ना करके ही आतंकियों को जवाब दिया जा सकता था, लेकिन कई राज्यों में कश्मीरी नौजवानों पर हमले हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कश्मीरी नौजवान जो देश के कई राज्यों में पढ़ने के लिए आए हैं, उन पर हमले हो रहे हैं, उन्हें पीटा जा रहा है, उनको छात्रावास से निकलने को कहा जा रहा है। इस तरह की तमाम घटनाएं आई हैं और आतंकवादी दरअसल यही चाहते हैं। तो क्या खुफिया एजेंसियां एक बार फिर फेल हो गई? ये बताने के लिए कश्मीरी नौजवानों को निशाना बनाने का मतलब पाकिस्तान के हाथ में खेलना है? ये तो तय है कि पाकिस्तान यही चाहता है। क्या हमारी सरकार भी यही चाहती है? ये तस्वीरें एक अजीब तरह से सामने आई और लोगों को इसका जवाब नहीं मिला कि प्रधानमंत्री जब लौटे दुबई से और अपना दौरा छोड़कर आए, एक बहुत गंभीर मसला था कि पहलगाम पे हमला हुआ और लोगों ने उम्मीद की कि अब प्रधानमंत्री पहलगाम जाएंगे, लेकिन वो पीड़ित परिवारों से नहीं मिले। वो पहुंचे मधुबनी यानी बिहार, जहां चुनाव होने वाले हैं, और उन्होंने एक रैली को संबोधित किया और वहां से कहा कि आतंकवादियों को कल्पना से भी बड़ी सजा दी जाएगी। लेकिन ये नहीं कहा कि कश्मीरी नौजवानों या देश के मुसलमानों को इसका जिम्मेदार न ठहराया जाए जो उनकी पार्टी के लोग कर रहे हैं। हमले के तुरंत बाद ऐसे पोस्टर और मीम बीजेपी की ओर से आए जो हिंदू मुस्लिम नफरत बढ़ाने के लिए बनाए गए थे। ये एक गंभीर मसला है। आतंक को प्रश्रय देने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जरूरत है, लेकिन ऐसी कार्रवाइयों का लक्ष्य अगर चुनाव जीतना भर हो तो दूर खड़े आतंकी मुस्कुराएंगे ही। ये तो उनका काम ही आगे बढ़ाना हुआ। वो इस बात को अच्छी तरह समझते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत और बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.